चुनौतियों भरे दौर से गुजर रहे ऑयल एंड गैस सेक्टर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इस सेक्टर की क्या संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को साकार करने में एसआर ऑयल किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। जी बिजनेस के साथ आज खास मेहमान हैं एसआर ऑयल के एमडी एंड सीईओ मिस्टर नरेश नायर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमें देखना काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट भी आया है। किस तरीके से इस परफॉर्मेंस को आप जारी रख पाएंगे अगले क्वार्टर्स में, और क्या क्या और नई स्ट्रीम्स या नए प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन आएगा? हाँ, पिछले कुछ क्वार्टर से हम कंसिस्टेंटली अच्छी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते रहे हैं। इवन इस क्वार्टर के अंदर भी रिफाइनरी की थ्रूपुट 3.62 मिलियन टन थी और रिफाइनरी हमारी 135% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चली और EBITDA जो था वो 913 करोड़ रुपया, जो कि एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर बहुत ज़्यादा है। और लास्ट ईयर जो है हमें 70 करोड़ का लॉस हुआ था, वो अब जो है बदल के 429 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। आगे जाके क्योंकि हमारा अब एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है और उसमें कुछ यूनिट्स हमने ऑलरेडी इस क्वार्टर के अंदर मैकेनिकली कंप्लीट कर दी, बाकी जो यूनिट्स हैं अगले क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसके बाद वो कम्प्लेक्सिटी जो रिफाइनरी की है वो बढ़ के 6.1 से 11.8 हो जाएगी। उससे हमारे GRM के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि एक्सपेंशन के बाद हमारे रिजल्ट्स इससे भी बेहतर आएंगे। डाउन तरीके का और एडिशन हो सकता है आपके यहाँ से प्रोडक्ट का, जैसे हम पानीपत रिफाइनरी का देखें तो HDP LDP उनके यहाँ से आ रहा है। किस तरीके से आप अपनी करंट फैसिलिटी को यूटिलाइज कर पाएंगे आगे आने वाले दिनों में नए नए प्रोडक्ट्स के साथ? इस समय तो हमारा फोकस ये है कि हम ये जो प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है रिफाइनरी की कैपेसिटी को 18 मिलियन टन और उसके आगे फिर फर्दर 20 मिलियन टन ले जाएं और सारे यूनिट्स का ऑपरेशन को स्टेबलाइज करें। तो जब तक हम ये अचीव नहीं कर लेते, हम आगे कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं देखना चाहते। पर डेफिनेटली एक रिफाइनरी इंडस्ट्री में और एक रिफाइनरी के अंदर डाउनस्ट्रीम ऑप्टिमाइजेशन की हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और अगर मार्केट कंडीशंस ठीक रही तो डेफिनेटली वो हम उसको कंसिडर करेंगे। 20 MTPA कब तक हो जाएगी इसकी कैपेसिटी? 20 MTPA ये जो प्रोजेक्ट ये बाई सितंबर 12 तक कंप्लीट हो जाएगा और जो 18 मिलियन टन है वो जो है मैकेनिकल कंप्लीशन जो है वो अक्टूबर 11 तक हो रहा है और उसके बाद फिर हम उसका स्टार्टअप करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में आनी शुरू हो जाएगी। मार्च 2011 तक आपके पास अराउंड 1700 रिटेल आउटलेट्स हो जाएंगे। जिस तरीके से पेट्रोल में डीरेगुलेशन आया है उसको देखते हुए किस तरीके का बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल है और मार्च 11 के बाद किस तरह की ग्रोथ इसमें दिख रही है? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल को डीरेगुलेट किया और ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी चेंज किया। क्रूड में ड्यूटी 0 कर दी और अदर प्रोडक्ट के अंदर ड्यूटी कम कर दी। तो उससे जो हमारा और पब्लिक सेक्टर के रिटेल प्राइसेस में डिफरेंस था वो काफ़ी कम हो गया है। पर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ हमारा रिटेल नेटवर्क हम काफ़ी कंट्रोल मैनर में करना चाहेंगे जब तक हमारे को इस चीज़ की क्लैरिटी ना हो जाए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस सेगमेंट में कैसी रहेगी। डीजल प्राइसेस जो अभी बढ़े, इसके बाद यदि देखें तो हो सकता है 2 या 3 साल में कभी डीजल को भी डीरेगुलेट किया जाए या पर्टिकुलर सेक्शन या इनकम ग्रुप है उसके लिए किया जाए इसको, तो वो कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है इंडियन रिफाइनर्स के लिए? नहीं, इंडियन रिफाइनरी कंपनीज जो हैं उन सबको तो डीजल प्राइस जब वो बेचती हैं रिफाइनरी गेट पे वो इंटरनेशनल प्राइसेस ही मिलते हैं। जो मार्केटिंग कंपनी हैं जब वो अपने पेट्रोल पंप के थ्रू पेट्रोल बेचती हैं और या डीजल बेचती हैं तो वो जो है सब्सिडाइज रेट पे बेच रही हैं। और जब ये डीरेगुलेट होएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये डीरेगुलेट होएगा
तो उसके बाद मार्केट के अंदर फेयर कंपटीशन आएगा और सारे प्लेयर्स के लिए लेवल प्ले ग्राउंड होएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। और हम ये बिलीव करते हैं कि उसके बाद कस्टमर को बेनिफिट होएगा, क्योंकि कस्टमर को बेटर सर्विस मिलेगी, जो प्रोडक्ट्स हैं मोर कॉम्पिटिटिव रेट पे मिलेंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होएगी। गैस बिजनेस की ओर आते हैं। आपके गैस बिजनेस में एक तो CBM का सबसे पहले लेते हैं, रानीगंज है, वहाँ पे आपका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। सोहागपुर में भी है, वहाँ से कब तक आएगा, या उड़ीसा में जो तलचर है वहाँ, या असम से, वहाँ से किस तरीके से एक डेवलपमेंट शुरू होगा रानीगंज के बाद? इस समय SR ऑयल के पास 5 CBM के ब्लॉक हैं और टोटल एकरेज जो है वो 2733 स्क्वायर किलोमीटर की है और उसके अंदर टोटल रिसोर्स बेस जो है वह 10 TCF ऑफ गैस है। इसमें से रानीगंज ब्लॉक है, जैसा आपने बोला, वो इस समय डेवलपमेंटल स्टेज पे आ गया है और उसमें हम कुछ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और थोड़े समय में ही हम उसकी कमर्शियल सेल्स शुरू कर देंगे। बाकी जो 4 ब्लॉक हैं, जैसे राजमहल ब्लॉक है और IB ब्लॉक है और सोहागपुर है, ये सब जो ब्लॉक हैं ये अभी भी जो है इनिशियल स्टेजेस पे हैं और इसमें हमें अभी एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी शुरू करनी है। तो इसमें से कम अभी 2 साल लगेंगे जब हमें पता चलेगा कि इसमें कितना रिकवरेबल रिसोर्सेज हैं और आगे क्या डेवलपमेंट की जाए। मेडागास्कर, इंडोनेशिया में भी CBM के ब्लॉक्स हैं, तो किस तरीके का पोर्टफोलियो दिखता है CBM का आपको, यदि परसेंटेज वाइज देखें, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? नहीं, हमारे पास जो हमारे अपस्ट्रीम बिजनेस में जो है हमारे जो ब्लॉक हैं वो ऑनशोर ऑफशोर ब्लॉक्स हैं। द टोटल रिसोर्स बेस इज 2.1 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, जिसमें 150 मिलियन बैरल्स आर 2P and 2C रिसोर्सेज and about 1 billion barrels of prospective resources। इस समय हमारा फोकस CBM में है और वो भी इंडिया में। वियतनाम और मडगास्कर में वो CBM के ब्लॉक नहीं हैं, वो ऑयल एंड गैस के ब्लॉक हैं और वियतनाम के अंदर अभी एक्सप्लोरेशन इनिशियल एक्टिविटी शुरू की है, हम साइस्मिक स्टडीज़ करवा रहे हैं। मडगास्कर में अभी स्टिल वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन है। शेल के लिए कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, शेल गैस के लिए इंडिया में या बाहर किसी के साथ JV या टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हो आपकी कंपनी का? शेल गैस डेफिनेटली हम उसमें हमारा इंटरेस्ट है और जब भी इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में ब्लॉक्स अनाउंस करेगी हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। हमें उम्मीद है वो बड़े जल्दी ही होगा। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। गैस बिजनेस की बात को शुरू रखते हुए अभी जानना चाहेंगे, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिड्स इनवाइट की जा रही हैं, डेडलाइन भी एक्सटेंड की गई है, किस तरीके से SR तैयार है इस बिजनेस में अपने पैर जमाने के लिए? सिटी गैस बिजनेस में हम सेलेक्टिव तरीके से जाना चाहते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में गैस की अवेलेबिलिटी बहुत क्रिटिकल है और इस समय आपको मालूम है देश में गैस की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, शॉर्टेज है गैस की। तो उन सिटीज़ में जो कि हमारे ब्लॉक्स के आसपास हैं, हम उन सिटीज़ में डेफिनेटली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिड करेंगे। जैसे दुर्गापुर टाउन है जो कि हमारे रानीगंज ब्लॉक के बहुत पास है, तो उसमें जब भी बिडिंग इनवाइट होएगी हम काफ़ी उसमें compete करना चाहेंगे। बट ऑन अदर सिटीज़ में अभी हमारा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। ग्लोबल एक्सप्लोरेशन जो आपका पोर्टफोलियो है, वहाँ किस तरीके से काम चालू है और कब तक एक अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होने लगेगा? जैसा मैंने पहले बोला कि हमारे पास जो टोटल ब्लॉक्स हैं इंडिया में और ग्लोबली, उसमें टोटल रिसोर्स जो 2.1 बिलियन बैरल्स है, उसमें से 150 मिलियन बैरल्स ऑयल इक्विवेलेंट जो हैं वो 2P and 2C कैटेगरी में हैं, जिसका मतलब कि वो प्रूवन हैं, रिकवरेबल हैं। और उसमें से 1 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट प्रोस्पेक्टिव हैं, तो उनमें काफ़ी चांसेस हैं कि भी वो भी रिकवर हो सकते हैं। इनमें जो इंडिया के बाहर हैं उसमें एक ब्लॉक है नाइजीरिया में,
जिसके अंदर अभी हम 2D एंड 3D की शूटिंग हमने शुरू कर दी है और अगले साल पहला वेल ड्रिल करने का हमारा प्लान है। एंड देन वियतनाम में है, जिसके अगेन हमने अभी साइस्मिक स्टडी शुरू कर दी है और हमारे 2 ब्लॉक मडगास्कर में हैं, हमारे 1 ब्लॉक इंडोनेशिया में है और 2 ब्लॉक ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये सब ब्लॉक में अभी हम स्टिल का बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन हैं, तो इनमें अब कुछ साल लगेंगे जिससे पहले कि हम कह सकें कि कब हमारा प्रोडक्शन आएगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस पोर्टफोलियो में देखें तो श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे मार्केट किस तरीके से आपको लग रहे हैं आपके ऑयल एंड गैस बिजनेस के लिए? देखिए, हम प्राइमरली जो कंपनी है, हमारी जो पेरेंट कंपनी है एसआर एनर्जी, वो इंडिया फोकस कंपनी है। हमारे ज़्यादातर एसेट्स जो हैं वो इंडिया में हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि जो इंडिया के अंदर एनर्जी की डिमांड ग्रो हो रही है उसको लिवरेज करके अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाएं। तो ऑयल एंड गैस की भी डिमांड बढ़ रही है और पावर की भी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी ग्रोथ को लिवरेज करके हम अपनी कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं। हम सिर्फ 2 रीज़न हैं जिसके लिए हम इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंडिया से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। एक तो रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल की अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं। हमारे ऑयल एंड गैस के बिजनेस में जैसे एक्सप्लोरेशन एसेट्स जो हैं वो इंडिया के बाहर भी देखते हैं, उससे हमारे को एक तो नेचुरल हेज मिलती है, दूसरा हमारा जो बैलेंस शीट है और वो रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत स्टेबल हो जाता है। और दूसरा जो हम बाहर देखते हैं वो है कि मार्केट के लिए, जैसे आपको मालूम होगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी आ रही है, तो इसलिए पेट्रोल, डीजल, फ्यूल ऑयल ऐसे प्रोडक्ट की सरप्लस हो जाएगी और सारी इंडियन रिफाइनरीज को वो प्रोडक्ट जो है बाहर के कंट्रीज़ में बेचना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक अपना पूरा प्लान बना रखा है और जो कंट्रीज़ जहाँ पे ये इन प्रोडक्ट की ज़रूरत है और वहाँ पे वो डेफिसिट हैं, उन कंट्रीज़ में हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हमने ईस्ट अफ्रीका में मोम्बासा रिफाइनरी में 50% शेयर लिया है, तो उससे हमने उस पूरे रीजन में अपना एक फुटहोल्ड बनाया है। सिमिलरली अब हम जो स्टैंडो रिफाइनरी यूके में ले रहे हैं, वहाँ पे यूरोप में गैस ऑयल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमने अपना मार्केट को असेस करने के लिए एक ऑप्शनलिटी क्रिएट की है। अदरवाइज हमारा फोकस जो है वो इंडिया में है। ईस्ट अफ्रीका का आपने जो बताया, मोम्बासा रिफाइनरी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, काफ़ी लंबे वक्त हो गया उसको बने। किस तरीके से रिवैम्प होगा, क्या उसका एक्सपेंशन होगा और किस तरह का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और आपकी ओर से होगा उसके लिए? जब हमने वो रिफाइनरी में शेयर लिया था तो हमारी कीनिया की गवर्नमेंट के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम उस रिफाइनरी की मॉडर्नाइजेशन को देखेंगे, उसकी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अगर इस्टेब्लिश हो जाती है तो हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे। तो वो प्रोसेस आजकल चल रहा है। हमने कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए हैं, अभी फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट किया है ताकि कि उसकी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए, और अगर वो इस्टेब्लिश हो जाएगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना करीब इन्वेस्टमेंट की एक पॉसिबिलिटी वहाँ दिख रही है अभी जो एक्सपीरियंस रहा है, और कहाँ तक कैपेसिटी जा सकती है? नहीं, उस पूरे रीजन में क्योंकि मोम्बासा जो पोर्ट है वो 7 कंट्रीज़ को सर्व करता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट, तो उस पूरे रीजन की जो डिमांड है वो करीब 8-9 मिलियन टन है, और उसमें सिर्फ एक यही रिफाइनरी है जो मोम्बासा की, जिसकी कैपेसिटी 4 मिलियन टन है, बट वो आजकल सिर्फ 1.8 मिलियन टन प्रोसेस करता है क्योंकि उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी ठीक नहीं है। तो उसको अगर मॉडर्नाइज किया जाता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है तो वो पूरे रीजन की डिमांड मीट कर सकता है। इतने ही जो 4 इसकी कैपेसिटी है, 4 MT जो आपने बताया MTPA, वहाँ तक वापस लाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा, या उसको मॉडर्नाइज करने की जगह एक नई रिफाइनरी सेटअप करना बेहतर ऑप्शन हो सकता है?
नहीं, नई रिफाइनरी तो काफ़ी ही एक्सपेंसिव होएगी, क्योंकि ये तो बेसिकली जो हम ऑप्शंस देख रहे हैं कि उसके अंदर कुछ नई यूनिट्स लगाई जाए ताकि जो रिफाइनरी है वो उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए और उसकी ओवरऑल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो वो 4 मिलियन टन तक ही रहेगी। और अभी जो कैपेक्स है उसके स्टिल ये जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो अभी तक कोई नंबर हमारे पास नहीं है उसमें। ओके सर, एक और चीज़ हम देखना चाहेंगे कि पेट्रोल पंप जो वहाँ रिटेल आउटलेट्स रहेंगे उनको सप्लाई अभी आप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपके खुद के रिटेल आउटलेट्स हम देख सकते हैं, या तो शेल के जो उस बेल्ट में हो या किसी के और के हो, आप अक्वायर करेंगे या अपने आउटलेट्स कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? हमारा ओवरऑल जो बिजनेस प्लान है उसमें ये है कि हम इंडिया से बाहर अपने रिटेल आउटलेट लगाएं, और ईस्ट अफ्रीका में अब हम उसमें उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो लगता है कि मीडियम टर्म में